हेलो दोस्तों, वेलकम टू r/stories। जहां आज की स्टोरी में ओपी की जिंदगी बस एक जिम क्लास से ही पूरी तरह बदल जाती है। चलिए सुनते हैं। जिम्नाशियम की दीवार पर टिक टिक करती स्लाइडें एक टेम्पररी स्क्रीन बन जाती है। खाली दीवार को शायद देखना उतना ही अट्रैक्टिव रहा होगा। प्रत्येक स्लाइड के साथ कोच लुइस ने कुछ एक मूर्खतापूर्ण शॉट नाम के साथ कुछ ऐसा बताया जो साबुन जैसा लगता था और जिसका जिम क्लास से कोई लेना देना नहीं था। मेरा ध्यान पूरी तरह से मेरे नीचे के हार्ड लकड़ी के फर्श से शून्य प्रभाव पर है जो मेरे बट पर पड़ा था। मैं चाहता था कि इससे निकलने का कोई रास्ता हो। जितना हो सके प्रयास किया। मैं बाहर निकलने की कोई कारगर रणनीति नहीं बना सका। जैसे ही मैंने अगले 30 मिनट में अपने शरीर के निचले आधे हिस्से में संवेदनाओं को पूर्ण नुकसान से खुद को फ्री करना शुरू कर दिया, जिम के दरवाजे खुलने से आवाज जो आई उससे शांति में बाधा उत्पन्न हुई। मैंने उस महिला को पहचान लिया जिसने मिडिल स्कूल के फ्रंट ऑफिस से संबंधित किसी के रूप में प्रवेश किया था। जब वो अंधेरे में ऑडिटोरियम में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी तो पूरी कक्षा इधर उधर हो गई और उत्सुकता से उसे देखने लगी। वो कोच लुइस के पास पहुंची जो ओवरहेड प्रोजेक्टर के पास बैठा था। जैसे ही वो कोच के कान में फुसफुसाने के लिए झुकी, उनकी परछाइयां विशाल टॉर्च वाली कठपुतलियों की तरह दीवार पर बिखर गई। लेनी वॉटसन, कोच ने मुझे पुकारा। दोनों महिलाओं की निगाहें मुझ पर पड़ी। ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने कहा। ओ थैंक गॉड, बचा लिया। मैं फर्श से उछला। जैसे ही मैं बाहर निकलने की ओर बढ़ा, मेरे स्नीकर्स चरमराने लगे। कमरे में चारों ओर फैली हुई अन्य लड़कियों से जोक्स और उनके उत्साह से फुटफुटाने लगे। उन्हें हल्की सी हाँ मुस्कान देते हुए मैं सहजता से दरवाजे से बाहर चली गई। उस पीही क्लास को छोड़ने के किसी भी कारण के लिए मैं थैंकफुल हूँ। क्लास में मैंने अपने अचानक बाहर निकलने के बारे में केवल हल्की सी क्यूरियोसिटी दिखाई। जब मैं गलियारे से नीचे महिला का पीछा कर रही थी, मेरी दिलचस्पी तब बढ़ गई जब मुझे पता चला कि पर्सनल एस्कॉर्ट ऑफिस कॉल के लिए साधारण प्रक्रिया नहीं थी। मुझे इंटरकॉम पर क्यों नहीं बुलाया गया? क्या चल रहा है? उत्सुकता से जानने के लिए पूछा पर्सनल शेफरॉन से जो मुझे ऑफिस की ओर ले जा रही थी। जैसे ही मैंने उसके कदमों की बराबरी की, उसकी ओर देखते हुए उसका एकमात्र उत्तर एक अनरीडेबल एंड स्टोनी स्ट्रेट एक्सप्रेशन। उसका चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। मुझे अपने पेट में डर की हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। मुझे ऑफिस क्यों जाना है? मैंने उकसाया उसे। फिर भी हम जब वहां पहुंचेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, उसने अत्यंत शांति से जवाब दिया। मुझे उसके टोन में कोई गुस्सा नहीं लगा, लेकिन उसकी गंभीरता स्पष्ट थी। अपने होठों को थोड़ा जोर से दबाते हुए उसने कोई और जानकारी नहीं दी। उसकी प्रक्रिया को वयस्कों के बातचीत में सवाल पूछना बंद करो बोलने के अभाव थे। मेरी जांच समाप्त हो गई। वह अच्छा इंडिकेशन नहीं था। कक्षा से बाहर बुलाए जाने पर मुझे जो शुरुआती खुशी महसूस हुई, वह अचानक मेरे पैरों में डूबने लगी, जिससे वो भारी हो गए और उन्हें हिलाना मुश्किल हो गया। मेरे शीशे से भरे पैर आखिरकार मुझे आउटर ऑफिस तक ले गए, जहां 2 सेक्रेटरीज बैठे थे। उनमें से कोई भी मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था और दोनों का चेहरा बिल्कुल मेरे रिट्राइवर डॉग जैसा था। मेरे पास उस छोटी सी विचित्रता को ध्यान देने का समय ही नहीं था जब एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर ढकेल दिया। क्या मैं मुसीबत में थी? यह किसके बारे में था? मुझे नहीं पता था कि क्या सोचूं। जैसे ही मैं दहलीज पार कर रही थी, मेरे पेट में तितलियां मेरी हिम्मत से गांठ बांध रही थी। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर वेबर एकमात्र डेस्क के पीछे बैठे थे। मेरे 2 पड़ोसियों, एक पुरुष और एक महिला की सीटें उनके ठीक सामने थी। उन्होंने भी मेरी ओर देखने से इनकार कर दिया और मुझे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए एक खाली कुर्सी के ऊपर बैठने का इशारा किया। कुर्सी काफी खाली लग रही थी, लेकिन कमरे का हर वर्ग इंच इतना घना लग रहा था कि मेरे लिए वहां जगह ही नहीं थी। अचानक कोच का SOAP
उस ऑफिस से ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। मैं जिम क्लास की ओर चिल्लाते हुए वापस दौड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब वापस नहीं है यहाँ से। मैं बैठ गई और उस आदमी पड़ोसी के बोलने से पहले लंबे अरसा फील हो उतना इंतजार कर रही थी। वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने रुकने से पहले कहा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था उनको। गलती होने का एहसास मेरी स्किन में चुभ रहा था, मानो जैसे कुछ बुरा हो रहा है लग रहा था। मेरे दिमाग में दर्जन भर पॉसिबिलिटीज फूट रही थी, हर एक मेरे शरीर में बिजली का झटका भेजती थी। क्या मेरे माता पिता में से किसी एक ने भी अधिक मात्रा में दवा ले ली थी? क्या कोई दुर्घटना में फंस गया था? क्या मेरा घर जल रहा था? फिर भी अपनी आंखें मेरी आंखों से छिपाते हुए कोई नहीं बोला। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की और हकलाते हुए कहा, क्या हुआ? वास्तव में उत्तर जानने की इच्छा न होने के बावजूद भी एशले को मार दिया गया। उस आदमी पड़ोसी के मुंह से ना चाहते हुए निकला। उसे कचरा उठाने वाले ट्रक ने कुचल दिया था। कितना बेतुका है ये सब। मेरी 4 साल की छोटी बहन को कचरा ट्रक ने कुचल दिया था। कल रात ही मैंने उसके लिए लोरी गाई और उसे सोते हुए देखा। मैंने आज सुबह उसे प्री स्कूल छोड़ा। मेरी पॉसिबिलिटीज में ये इंक्लूड ही नहीं था, क्योंकि यह इम्पॉसिबल था। मैं किसी के इन शब्दों को वापस लेने का इंतजार कर रही थी। ये किसी प्रकार की गलती है, ऐसा कोई तो बोल दे। इसके बजाय मैंने कठोर, बहरा कर देने वाली खामोशी सुनी। संपूर्ण शांति। एलिस को भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुई होगी जब वो खरगोश के बिल में सिर के बल नीचे गिर रही थी। शायद यही एक्सपीरियंस डोरथी की बवंडर की सवारी टू ओज के समान थी। ये कहानी किसकी भी हो, मेरे लिए नहीं थी। खोया हुआ महसूस करते हुए मैंने फैसला किया कि इस अजीब और विदेशी भूमि में ठोकर खाने के बाद घर जाने का समय आ गया है। इसलिए मेरे पड़ोसी मुझे सवारी देने के लिए सहमत हो गए। किसी समय मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और रोने का नाटक किया। ऐसी खबरों पर यह सही रिएक्शन लगता है और मैंने सोचा कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे। हालांकि मैं वास्तव में सिर से पैर तक पूरी तरह सुन्न थी और रोने में असमर्थ थी। मेरे घर तक कार की सवारी के दौरान मैंने ऑब्लिगेटरी नकली आंसू मेरे पड़ोसियों को राहत देने के लिए थोड़े से निकाल दिए। रोने से बात करना अननेसेसरी हो गया था। मेरी सड़क पर अनमार्क गाड़ियां सभी आकृतियों और आकारों में पुलिस कार, एम्बुलेंस और अग्निशमक ट्रक और लोग कतार में खड़े थे। कचरा ट्रक मेरी सड़क के नीचे खड़ा था। एक फायर ट्रक ने अपनी नली का उपयोग करके टायरों से खून और अन्य टुकड़े छिड़के और मेरी बहन को गटर में बहा दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर तक पहुंच गया हूं, लेकिन अभी भी मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। इससे पहले कि मैं सामने के दरवाजे तक पहुंचता, मेरे माता पिता ने मुझे दौड़ के गले लगा लिया। उन्होंने मुझे इतना कसकर गले लगाया कि मुझे यकीन था कि शायद मेरी भी सांस रुक जाए। मेरी असहजता और मेरे माता पिता के रोने पर मुझे पैरामेडिक्स ने उनकी टाइट पकड़ से मुक्त कर दिया था। उन्होंने फैसला किया था कि मेरे पीछे वेलिनियम का एक इंजेक्शन लगाने से मेरी भावनाएं वापस आ जाएंगी। मैंने शेष दिन चुपचाप सदमे और वेलिनियम से हुए असर में अपने घर में लोगों की बाढ़ को देखते हुए बिताया। यहाँ तक कि मेयर भी वहां से चले गए, लेकिन वास्तव में किसी ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैं इतनी भीड़ बर्दाश्त नहीं कर सका तो मैं अपने कमरे में चला गया। एशले का अपना कमरा था, लेकिन वह हर रात मेरे कमरे में ही सोती थी। उसका सामान मेरी फ्लोर पर बिखरा हुआ था। ऐसी छोटी और सिली बातों ने मुझे कभी क्रोधित क्यों किया? फर्श से उसका स्वेटर उठाकर और उसे कसकर गले लगाते हुए मैं अपने बिस्तर पर रेंग गया और धीरे से उस छोटी लड़की के लिए गाना गाया जिसने कभी ये इसे पहना था। शायद उसने इसे दोबारा पहना होता अगर मैंने पीटी क्लास से बाहर निकलने की इतनी तीव्र इच्छा न की होती। मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ गए, इसलिए मैंने उन्हें कसकर जोर से बंद कर लिया। जब मैंने उन्हें दोबारा खोला तो शायद मैं कैंसस में वापस आ गया होता, या कम से कम जिम क्लास में वापस आ गया होता।
ओपी, आई एम वेरी सॉरी, बट ये स्टोरी दिल दहलाने वाली है। अपने करीबी भाई बहन को खोना क्या होता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। होप यू आर स्ट्रांग नाउ गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।